दोस्तों आदाब, मैं हूं मंजूश्री। कुछ लम्हे फुर्सत के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। लम्हे, मिनट्स, घंटे खत्म हुए और खत्म हुआ आपका इंतजार। दोस्तों, हम पॉलिटिशियंस के बारे में क्या जानते हैं? उनके स्ट्रगल, एस्पिरेशंस, अचीवमेंट्स। लेकिन इस प्रोग्राम में हम आपको उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उसका तवक्को भी आपने शायद नहीं किया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनाब चंद्रशेखर साहब की, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो चलिए मिलते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ हैं हमारे आज के मेहमान जनाब चंद्रशेखर साहब। जनाब चंद्रशेखर साहब, ईटीवी नेटवर्क की तरफ से हमारे इस प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो बहुत ढेर सारे सवाल हैं हमारे जहन में, लेकिन सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपका बचपन कहाँ बीता? मेरा बचपन बलिया ज़िला जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में है, वहाँ के एक छोटे से गांव इब्राहिम पट्टी में बीता। हमारे गांव की उस समय आबादी 500 थी। पिछड़ा हुआ गांव, जहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं। निम्न मध्यम वर्ग के लोग वहाँ रहते थे। उसी गांव में हम पैदा हुए और उसी गांव में मेरा बचपन बीता। प्राइमरी स्कूल तक मैंने उसी गांव में पढ़ता रहा। बचपन की कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी का रुख बदल गया हो? मैं तो ये कहूँगा कि बचपन में मैं जब 5वें दर्जे में पढ़ता था तो मैं बुरी तरह बीमार पड़ा। बीमारी भी ऐसी हुई जो गांव वालों की समझ में नहीं आती थी। मेरे दाहिने पैर के जांघ में अंदर अंदर एक फोड़ा निकला जो दिखाई नहीं पड़ता था। दर्द से बहुत परेशान हुआ। हमारे गांव के पास एक जर्राह रहते थे, पंडित थे, लेकिन जर्राही का काम करते थे। वो आए और उन्होंने कहा कि जांघ के अंदर मवाद हो गया है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अस्पताल तो कोई था नहीं। 2 लोगों ने मेरा पैर पकड़ा, 2 लोगों ने मेरा हाथ, और नाई के छुरों से उन्होंने उस जख्म को चीर दिया। 1.5-2 किलो मवाद निकला और 1.5 महीने में बिस्तर पर पड़ा रहा। धीरे धीरे नीम की पत्ती उबाल करके उसमें साफ कपड़ा डाल के वो घाव को भरते रहे और 1.5-2 महीने लग गए उसमें। फिर पाँव टेढ़ा हो गया तो 1.5-2 महीने उसको साफ करने में और उसको सीधा करने में लगा। तो उस समय मैंने समझा कि गांव की बेबसी और लाचारी कितनी है, और वो बात हमारे ज़िंदगी में बराबर बनी रही। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी माँ भी अचानक ही मर गई। उसको कोई दवा का इंतज़ाम नहीं हो सका क्योंकि आसपास कोई ना डॉक्टर था। उनको हैजे जैसी कोई चीज़ हुई और थोड़े दिनों में ही खुदा को प्यारी हो गई। मैं उस दिन गांव में नहीं था, बाद में पता चला। पिताजी की बीमारी तो काफ़ी दिनों चली, लेकिन उस समय साधन ऐसे नहीं थे हमारे पास, ऐसे असरदार लोग भी नहीं थे। उनको पटना ले गया, दिखाया, लेकिन उनको नर्व पैरालिसिस के तरह की कोई चीज़ हुई। तो इससे सबसे पहले हमको ये मालूम हुआ कि सेहत के मामले में गांव की ज़िंदगी बहुत बेबस ज़िंदगी है। गरीबी तो गांव में थी ही। 2-3 परिवारों को छोड़ के किसी परिवार में भी साल भर खाने के लिए अनाज पैदा नहीं होता था। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। पॉलिटिकल साइंस ही क्यों चुना आपने? देखिए, मैंने इंटरमीडिएट में ऐसे ही, अपनी वजह से नहीं, हमारे जो मुदर्रिस थे उनके कहने से मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ने का सोचा था। लेकिन इंटरमीडिएट के पहले साल के छमाही इम्तहान में मैं मैथमेटिक्स में फ़ेल हो गया। अच्छा। क्योंकि मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट में जाते जाते रटने की चीज़ हो जाती है, उसमें बुद्धि लगाने की, अकल लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उस समय हमारे एक अध्यापक थे, मुदर्रिस थे, गेंदालाल झा, बंगाल से आते थे। उन्होंने मुझसे बहुत कहा कि तुम मैथमेटिक्स पढ़ो, तुम्हारे लिए लीडरी का काम ठीक नहीं है। मैं इसलिए कि मैं उस ज़माने में बहुत तेज़ी के साथ तालिब इल्मों के बीच में सियासत करने लगा था। लेकिन मैंने 6 माह के बाद उसको छोड़ करके सिविक्स ले लिया, और उसके बाद जब मैं बीए में गया तो मैंने राजनीति लिया, क्योंकि उस समय राजनीतिक सियासी मामलों में
मैं ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। मुझे याद है मैं जब मिडिल स्कूल में पढ़ता था तो कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी, सभा हुई थी। वहाँ पर एक यूसुफ कुरैशी नाम के आदमी थे, बहुत बुलंद आवाज़ में गीत गाते थे, बड़े पुरजोर ढंग से, और तकरीर भी उनकी बहुत अच्छी होती थी। उनके वो अल्फाज आज भी मुझको याद हैं कि अंग्रेज़ जाएगा, आज़ादी आएगी तो इस देश से गरीबी और बेबसी मिटेगी। गांव की गरीबी और बेबसी को मैंने देखा था, इसीलिए सियासत से एक तरह का अनजाने ही रिश्ता हो गया कि अंग्रेज़ चला जाएगा तो इस देश से बेबसी और गरीबी चली जाएगी। अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? मुझे कहना मुश्किल है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने का तो मैंने फ़ैसला कर लिया था जब मैं तालिब इल्म था तभी। लेकिन मेरे सामने एक ज़रूर सवाल था कि सियासत में आने के बाद मैं क्या करूं ताकि ज़िंदगी चल सके, क्योंकि उस समय हमारे घर में ऐसी हालत नहीं थी कि घर के लोग पैसा दे करके हमें सियासत के लिए छूट देते। तो हमने सोचा पहले तो कि होटल चलाऊंगा, छोटा सा होटल, आज जैसा नहीं लंबा चौड़ा, ढाबे जैसी चीज़। चलिए कुछ हट कर बातें करते हैं। आपके ज़माने में शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी। आपकी शादी जब हुई तब आपकी उम्र क्या थी? देखिए, उस ज़माने में पत्नी को, औरत को देखना तो नामुमकिन था गांव के अंदर। जी। कोई नहीं, मुझे तो नहीं याद कि कोई उस ज़माने में देखा करता था। जी। मैं उस समय 9वें दर्जे में पढ़ता था। शादी घर के लोगों ने तय कर दी। जी। मैंने बड़ा विरोध किया, क्योंकि उस समय मैं यार समाज के कार्यक्रमों में जाया करता था। डीएवी स्कूल में 8वें दर्जे तक पढ़ा था, तो उसका बड़ा असर था। लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, और गांव की ज़िंदगी में अपने वालिद की बात को या अपने बड़ों की बात को नज़रअंदाज करना बड़ा मुश्किल था। तो शादी तो इन्हीं हालात में हुई। थिएटर, डांस, म्यूज़िक, ड्रामा कहते हैं कि ये ज़िंदगी को और आसान बना देती हैं। आपकी दिलचस्पी है ज़रा भी इस फील्ड में? नहीं, बचपन में ऐसा था कि हमारे गांव में रामलीला होती थी, जी। तो रामलीला की वजह से कहिए, जो रामलीला का ड्रामा गांव का होता है जी। उसमें मैं बड़ी दिलचस्पी लेता था। बानर भाल से लेकर के नारद तक के पाठ किया हूँ मैं। अच्छा। तो उस उतनी ही दिलचस्पी रही। संगीत में मैं सुनता था कभी कभी, जहाँ कहीं होती थी। कब सम्मेलनों में जाने का मुझे बड़ा शौक़ था। लेकिन मुझे याद है कि पहली बार जब मैं इमरजेंसी के ज़माने में जेल में था 18-19 महीने तक, तो उस समय मैं अकेला था जेल में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उस समय को उन्होंने मुझको रखा था। तो उस समय संगीत ही ऐसी थी, म्यूज़िक ही ऐसी थी जिससे आदमी अपने मन को बहला सकता था। तो उस ज़माने में मैंने बहुत गीत सुने, वो भी ट्रांजिस्टर के ऊपर, और तो कोई साधन नहीं था। और जब मैं लौट के आया, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो हमारे दोस्त थे मधुलिमय, उनका सब लोग नाम जानते हैं। वो संगीत के बड़े जानने वाले थे और बड़ी दिलचस्पी रखते थे। तो उन्होंने मुझको बहुत कहा कि तुम संगीत सुना करो, जिस तरह के दबाव में, मानसिक दबाव में काम करते हो वो ज़रूरी है। तो उन्होंने हमको म्यूज़िक सेट लेने के लिए, और फिर उन्होंने बहुत सारे कैसेट्स हमको भेजे थे। तो उस ज़माने में तो मैं ज़रूर काफ़ी दिनों तक सुनता रहा। कोई एक गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, हमारे लिए गुनगुना दीजिए। नहीं, हम गुनगुना तो नहीं सकते, लेकिन मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जी। एक दिन रात को मैं अपने छात्रावास की ओर, हॉस्टल की ओर जा रहा था। जी। एक तांगे वाला एक गाना गाता जा रहा था, जी। और वो उस समय पता नहीं क्यों मेरे मन पर कोई असर रहा होगा, मुझे याद नहीं, कि वो गाना, तो मुझे एक लाइन उसकी याद है, जाने जाने वाला आ न सके, रोते रोते भी मर जाओ, जाने वाला आ न सकेगा। अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में हमें कुछ बताइए। हमारे परिवार में तो बहुत से, हमारा परिवार आज भी मिला जुला परिवार है। हमारे पिताजी के 4 लड़के थे, एक हमसे जी। बड़े थे, जी। जो कुछ दिन 2 साल 3 साल पहले मर गए। उसके बाद मैं सबसे बड़ा था। उसके बाद एक हमारे छोटे भाई हैं, और 2 छोटे भाई हैं, और हमारी 2 छोटी बहनें हैं मुझसे, और एक बड़ी बहन थी, वो भी मर गई। आपने अपने बेटों को सियासत में आने के लिए नहीं कहा? मैंने तो न सोचा, न मैंने कभी रोका, लेकिन वो कभी कोई सियासत में आने की बात अब तक तो नहीं की है। बात की बात मैं नहीं जानता।
बचपन में आप बहुत शरारती हुआ करते थे या बहुत बचपन में मैं शरीफ? गांव में सबसे सीधे लड़कों में गिना जाता था। अच्छा। लोग ऐसा समझते थे कि ये आदमी बहुत संकोची है और शायद ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। बचपन का कोई साथी जो बिछड़ गया हो? बचपन के हमारे करीब करीब सभी साथी बिछड़ गए, एक दो लोगों को छोड़ के। लेकिन एक आदमी थे हमारे गांव में, हमारे साथ पढ़ते थे, उनका नाम गांव में राम सूरज सिंह कहते थे। स्कूल में उनके पिताजी अध्यापक थे, तो उन्होंने उनको देवेंद्र नाथ सिंह कहा था। हम वो दोनों साथ ही रहते थे, खाना पीना साथ रहना, आना स्कूल से आना जाना सब कुछ साथ था। हाई स्कूल होते में जाते जाते उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। कभी ऐसा भी तो हुआ होगा कि आपके घर वालों ने आपको खेलते हुए देख लिया और पकड़ के वापस लेकर आए और खूब जम के पिटाई की? नहीं, स्कूल पहले बार जाते समय कभी हमको पिटाई नहीं पड़ी, लेकिन पहले स्कूल जाने से मैं बहुत भागता था। मुझे याद है कि पहले मैं 7 वर्ष का जब था, 1934 में जिस समय भूकंप आया था बिहार में, जी। उस समय हमारे एक टीचर थे, उनका नाम था दया शंकर जी, मुंशी जी लोग कहते थे। वो हमको पकड़ करके पहले बार स्कूल ले गए थे। वही दूसरे, उसके बाद किसी ने मुझे कभी पकड़ के स्कूल नहीं भेजा। मिट्टी की खुशबू, गन्ने के खेत, लहलहाते हुए खेत, गांव के बाद शहर में पत्थरों के बीच रहना कैसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि गांव का रहना अगर आप कहें तो गाज के गांव नहीं है। जिस गांव में मैं पैदा हुआ था वो गांव सही माने में गांव था। ये मिट्टी की खुशबू आषाढ़ की बारिश के बाद हमारे दिल दिमाग को तरोताज़ा कर जाती थी। जी। वहाँ पर बंसवारी से जो हवा निकलती थी उसकी गुनगुनाहट आज भी हमारे कानों में कभी कभी सुनाई देती है। कहते हैं जो नेचर के करीब होता है वो खुदा के करीब होता है। आपको बागवानी का शौक है, ये शौक कैसे जागा? मैंने आपको कहा था कि मैं गांव में पैदा हुआ। गांव की ज़िंदगी ही हरियाली की ज़िंदगी थी और उस समय का गांव भी दूसरा था, आज जैसा गांव नहीं था। यद्यप ये तो ज़रूर था कि कभी कभी गांव में झगड़े होते थे, लेकिन गांव के लोग आपस में मिलजुल करके रहते थे। खुली ज़िंदगी थी, कोई खौफ नहीं था उस ज़माने में। हम लोग गांव में खुलेआम इधर उधर घुमा करते थे। और मुझे याद है कि जब गांव में कोई भीड़ भाड़ हो जाए तो हम लोग बगीचे में जा कर के गाँव के पुआल पर बिस्तर लगा करके सो जाते थे। तो उस ज़माने से ऐसा लगता है कि बाग बगीचे में घूमना, बंसवारी की आवाज़ सुनना और पेड़ पौधों के बीच में रहने के कारण शायद हमारे मन में शुरू से ही ऐसी एक बात रही होगी और इसीलिए शायद इसका असर होगा। कभी खेतों में हल चलाया आपने? हल चलाने की कोशिश की, क्योंकि मैं हाई स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ता था, जी। लेकिन वो मुझे चलाने में बड़ी तकलीफ़ होती थी। मैं चला नहीं पाया कभी ठीक से। जी। 2-4-10 मिनट चलाया होऊंगा, लेकिन मुझे हरदम डर लगता था कि हल के जो नोक है जी। उससे बैल को चोट लग जाएगी, इसलिए उस काम को मैं नहीं कर सकता। इसको छोड़ करके मैंने खेती का और सब काम किया। आपको किताबें पढ़ने का बेहद शौक है, किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं आप? देखिए, किताबों में बहुत इंटरेस्ट है ये तो मैं नहीं कहता। जब मैं पढ़ता था तो कभी किताब नहीं पढ़ता था। पढ़ता था तो जो कोर्स की किताब नहीं पढ़ते थे? कोर्स की भी नहीं, कोई भी किताब नहीं पढ़ता था। अच्छा। मैं यानी जब पढ़ने लायक हुआ जी। तब अधिकतर समय मेरा सियासत के कामों में लगा रहता था और सियासत की जो किताबें थीं वो पढ़ने की कोशिश करता रहा। शुरू में मैंने मार्क्सिज्म की किताबें पढ़ने की कोशिश नहीं की, काफ़ी पढ़ा भी, जी। क्योंकि उस समय सोशलिस्टों में एक रवायात थी कि हम समझते थे पढ़ लिख करके अक़ल से हम लोग इस तरह की समाजवादी समाज बनाने में जल्दी कामयाब हो जा सकेंगे। और उस समय सियासत में मुद्दों के ऊपर बहस भी बहुत होती थी, उसमें भी हिस्सा लेने के लिए किताबों को पढ़ना, हर मसले पर अपनी राय रखना ज़रूरी होता था, तो उस समय पढ़ा। इमरजेंसी के दौरान आप जेल में थे और काफ़ी वक्त था आपके पास, आपने एक किताब लिखी, मेरी जेल यात्रा। उस किताब के बारे में हमें आप बताइए। जेल में समय बिताना बड़ा मुश्किल था, जी। तो मैं रोज़ शाम को बैठ करके जो दिन भर मेरे मन में ख्यालात आते थे जी। उनको लिख दिया था, बिना सोचे समझे कि ये कभी छपेगा, क्योंकि टाइम बिताने के लिए कुछ चाहिए। तो मैंने एक नियम बना रखा था कि जेल में कैसे ज़िंदगी बिताऊंगा, सवेरे से शाम तक वही करता रहता था। तो
पहले तो कुछ सेहत को ठीक रखने के लिए कुछ कसरत ज़रूरी थी, तो योगा एक्सरसाइजेस करता था। खेल में और कुछ संभव नहीं था क्योंकि अकेले था, तो जेल के जो वार्डर हमारे साथ थे उनके साथ वॉलीबॉल खेलता था। अच्छा। और कभी जेल के अधिकारी आ गए तो उनके साथ खेलता था। फिर किताबें पढ़ता था, या जैसा मैंने आपसे कहा ट्रांजिस्टर पर गीत सुनता था। यही समय था। तो उस ज़माने में मैंने रोज़ रोज़ की डायरी लिखी, और वो डायरी बाद में मेरे जेल से छूटने के पहले ही हमारे एक दोस्त थे, ब्रह्मानंद जी, वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो वहाँ से मंगा लिए थे एक डॉक्टर के ज़रिए, और जेल से निकलते ही वो किताब छपी। आपने हमें बताया कि अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं आते तो शायद आप होटल एक चलाते या एक लेखक बनते। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, और आपने बताया कि आपको खाने का उतना ज़्यादा शौक नहीं है, आप जीने के लिए खाते हैं। आपको कौन सा सबसे अच्छा डिश लगता है? अगर आप ये बात कहूँ तो आपको ताज्जुब होगा। मैं बचपन में गांव में रहा, और भोजपुरी खाना वहाँ बनता था घर में, वही खाना खाते थे। नहीं, मकुनी नहीं, रोटी दाल चावल सब्जी, और उसी खाने को आज भी मैं खाता हूँ, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन गांव में सबसे ज़्यादा मुझको पसंद था बेसन की सब्ज़ी, मसालेदार। और हमारी माँ बेसन की सब्ज़ी ज़रूर बनाती थी। जब तक मैं पढ़ता रहा, मालूम होता था कि मैं आ रहा हूँ गांव में, तो वही सब्ज़ी हमको बहुत, आज भी कभी कभी मैं खाता हूँ बेसन की सब्ज़ी, जो भोजपुरी खाने में मुझे बहुत पसंद है। कुछ लोगों में लोगों को, इंसान को पहचानने की सलाहियत होती है, कुछ लोगों में नहीं होती है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका जवाब नहीं दे सकता। जिसको हम अच्छा समझते हैं शायद वो अच्छा ना हो, या जिसको हम बुरा समझते हैं उसमें भी कुछ अच्छाई हो। लेकिन सही आदमी वो है, अच्छा आदमी वो है जो केवल अपने लिए नहीं जीता है, दूसरे के दर्द से जो अपने को जोड़ता है, वही सही माने में अच्छा इंसान है। हर किसी की ज़िंदगी में कई कई तरह के अलग अलग ख्वाब होते हैं। आपने ऐसा कभी इंतखाब किया था कि आप हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे? देखिए, सही बात है, मैंने शुरू में आपसे कहा कि सियासत में मैं इसलिए आया कि गांव की बेबसी पीड़ा और दर्द को मैंने देखा था, और मुझे उस समय गांधी जी की वो बात याद आती थी कि जब अंग्रेज़ 7 समुंदर पार चला जाएगा तो इस देश से गरीबी और बेबसी चली जाएगी। हम लोग ये सुनते थे कि अंग्रेज़ हमारी दौलत को लूट के ले जाता है, नहीं तो ये देश गरीब नहीं रहता। क्योंकि किताबों में मैंने पढ़ा था कि इस देश को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। आखिरकार सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश इस तरह बेबस और लाचार क्यों हो गया? तो मुझे ऐसा लगा कि गांधी जी की बात सही थी। तो मैं तो सियासत में इस वजह से आया, और मेरे मन में कभी ये ख्वाब नहीं आया कि मैं देश का किसी दिन वज़ीर आज़म बनूंगा। सबसे आखिरी सवाल आपके लिए। कहते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं, किसी को आसमान नहीं मिलता। आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई हो? देखिए, ख्वाहिश ऐसी नहीं होती कि किसी की सारी मुकम्मल ख्वाहिश पूरी हो जाए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी यूँ ही चलती रहती है। लोग आते हैं, अपना फ़र्ज़ अदा करके चले जाते हैं। इंसान की ज़रूरियात बदलती रहती हैं, और इंसान के सामने जो चुनौतियाँ आती हैं वो बदलती रहती हैं। नई चुनौतियों का सामना कौम के नए लोग करते हैं। जो ये समझता है कि मैं तवारीख़ का आखिरी आदमी हूँ, हर मसाइल का हल कर जाऊँगा, जिसके मन में गलतफ़हमी होती है, वही लोग इन बातों से परेशान होते हैं। तो ये सोचना कि हमने जितना सपना देखा था एक नए हिंदुस्तान का, एक नए समाज का, एक सारी दुनिया का, तो ये तो कोई पूरा नहीं कर सकता। तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो मसाइल आज हल नहीं हो पा रहे हैं, कल दूसरे लोग आकर के उसको हल करेंगे। तो इसलिए मेरे मन में कभी बात नहीं आती। इतना ज़रूर है कि मैं सोचता हूँ कि ईमानदारी के साथ जो मैंने सोचा, उस सिमत में बढ़ने के लिए, उस मंजिल तक पहुँचने के लिए हमने काम किया। कठिनाइयाँ आईं, उस मंजिल तक तो नहीं पहुँच सके, लेकिन इसमें न मेरे फ़र्ज़ पूरा करने में कोई कमी थी, न मेरी कोशिशों में कमी थी। हालात ऐसे बने कि नहीं पूरी हो सकी। दूसरी जो कमी रह गई वो दूसरा पूरा करेंगे। इसलिए मेरे मन में ऐसा कोई सवाल नहीं आता कि ये काम छूट गया, नहीं पूरा हुआ। चंद्रशेखर साहब, आपने इतना सारा वक्त हमें दिया, बहुत सारी बातें हमसे की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया आप लोगों को कि आप लोग यहाँ तक आने की तकलीफ की। जी शुक्रिया। किसी ने ठीक ही कहा है, सफ़ीने वहाँ डूब कर ही रहे हैं जहाँ हौसला ना खुदाओं ने हारे। भंवर से लड़ो तुंद लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। जी हाँ, ज़िंदगी में अगर एडवेंचर नहीं हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं है। जनाब चंद्रशेखर साहब से एक बात हमें मालूम पड़ी, 3 चीज़ें ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं, पेशेंस, परसेवरेंस और सेल्फ कंट्रोल। इसी हिदायत के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, इस वायदे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी।